तनिष्क और टाटा प्रोडक्ट भारत की ज्वेलरी ब्रांड में नंबर 1 ब्रांड जो टाइटन कंपनी की एक सहायक कंपनी की एक टाइम था जब टाइटन का जो सेल है वो डाउन होता जा रहा था और तनिष्क ने कैसे उस सेल को रिकवर किया और उसके बाद टाइटन को इतनी बड़ी कंपनी बना दी जिससे राकेश झुनझुनवाला ने हजारों करोड़ों छापे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जो तनिष्क है वो अपने प्रीमियम ब्रांड गोल्ड डिजाइन जस्टोसेन और डायमंड प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसी के साथ साथ वो अपने कस्टमर केयर, ट्रेडिशनल फैशन की बात करें, क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आज की इस वीडियो में हम तनिष्क की जन्म कुंडली निकालेंगे। हम देखेंगे कि ये कब से शुरुआत हुई है, कब से इसकी स्थापना हुई है, इसका ऑनर कौन है और ये टाटा ग्रुप में कैसे शामिल हुई और इसी के साथ साथ उसने टाइटन को इतना बड़ा कैसे बनाया, इसके सेल में कैसे इंप्रूवमेंट हुए, इसने अपना कस्टमर कैसे जोड़ा और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये अपने ग्रोथ के साथ कैसे बढ़ता चला गया और आज इतनी बड़ी कंपनी है। इसी के साथ साथ जो तनिष्क है उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर, साथ ही साथ इसकी सेल, प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग, इसके जो मार्केट टारगेटिंग, सेगमेंट टारगेटिंग, ये कौन कौन से सेगमेंट में टारगेट करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बनी, करते हैं इस वीडियो में चर्चा। और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए, आपके जो बिजनेस है उसके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटन कंपनी खुद टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक ज्वाइंट से बनाई गई कंपनी थी और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1984 में ये बनकर तैयार हुआ था और इसी के 10 साल बाद तनिष्क को लॉन्च किया गया 1994 में, क्योंकि उस टाइम एलपीजी का ट्रेंड था। कहने का मतलब है जो भारतीय बाज़ारों के लिए जो दुनिया का बाज़ार था, जो फॉरेन मार्केट था, वो खुला हुआ था। इसी कारण तनिष्क को ऐसा प्रेजेंट किया गया कि भाई अब भारतीय बाज़ारों के लिए भी और जो फॉरेन बाजार है उसके लिए एक डायमंड कलेक्शन, एक ज्वेलरी कलेक्शन, एक गोल्ड कलेक्शन ऐसा लाया जाए जो हमारी भारतीय बाजारों की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टअप दे। कंपनी के शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो इसे विदेशी ग्राहकों को मद्देनजर रखते हुए इसे डिजाइन किया गया था, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट की यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर इतनी कंपटीशन थी, इतने बड़े बड़े ब्रांड थे, तो इसी के सामने जो हमारी जो तनिष्क थी वो ज़्यादा टिक नहीं पाई। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भारतीय बाजार की तरफ रुख करती है और इसने सोचा कि कुछ नया करते हैं, क्योंकि उस टाइम भारतीय बाजार में अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल का ज़माना था। उसे केवल जो शादी में, फंक्शन में ऐसे जब दौर आते हैं तभी जो भारत के जो लोग हैं वो ज्वेलरी खरीदते थे। लेकिन अगर हम बात करें तनिष्क की तो तनिष्क ने ऐसा प्रेजेंट किया कि भाई हम विदेशी ग्राहकों से एक नया डिमांड उस टाइम, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन भी हो चुका था तो बाहर की जो कंपनीज थी वो यहाँ पर अपना माल बेचती थी। तो उसी कारण जो टाइटन है, जो तनिष्क है, उसने एक नया ब्रांड, मतलब एक नया ब्रांड के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया और नए नए जो कलेक्शन है, ज्वेलरी कलेक्शन, डायमंड कलेक्शन, वो लाना पेश किया। लेकिन इसके अगर हम बात करें तो जो भारतीय बाजारों में ये चल नहीं पाया, क्योंकि जो भारतीय, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो शादी के लिए, सगाई के लिए और एक जो मेन फंक्शन है उसके लिए यहाँ पर ज्वेलरी ली जाती है। इसी कारण जो फॉरेन के जो डिज़ाइन है वो यहाँ पसंद नहीं किए गए। इसी कारण अगर हम बात करें जो तनिष्क की जो सेल है वो लगातार गिरती चली गई और अगर हम बात करें जो टाइटन है उसका प्रॉफिट भी लगातार गिरते गया और उसका अगर मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक गिर चुका था। तनिष्क ने मॉडर्न और वेस्टर्न डिज़ाइन पेश किए जो भारतवासियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ शादी को एक पूजा मानी जाती है। जैसे पुराने ज़माने में जब शादी होती तो एक ट्रेडिशनल लुक में माना जाता था, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो अगर बात करें झारखंड के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के हो, जो जैसे जैसे राज्य होते हैं उनके हिसाब से कुछ उनके परंपराएँ होती हैं, उनके लिबास में शादी की जाती है। तो इस बात को जो तनिष्क वो नहीं समझ पाया था और उसने वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट दिया और जो वेस्टर्न में जैसे काम होता था, जैसे ज्वेलरी बनाई जाती थी, वैसे ही यहाँ पर बेचना चालू किया। इसी कारण उनका जो सेल है लगातार डाउन होता गया। अगर हम बात करें 1996-97 में तो उनका सेल पूरी तरह डाउन हो गया था और ये बड़ा झटका था टाइटन के लिए, क्योंकि टाइटन की ही वो शायद कंपनी थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि टाइटन को खुद बंद करना पड़ा था तनिष्क को, तो बात यहाँ तक आ गई थी। उसके बाद जो तनिष्क है उसने सोचा कि अब ऐसा हो क्यों रहा है, हमारी जो सेल है लगातार डाउन क्यों हो रही है। उसने मार्केट में खंगालना शुरू किया, अलग अलग जगह जाकर, भारत के अलग अलग कोने में जाकर उसने एनालाइज चालू किया कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की और कस्टमर चाहता क्या है, जो हम यहाँ पर फेल हो चुके। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये है कि अगर आप अपने बिजनेस में फेल हो रहे हैं लगातार, तो पहले आप कस्टमर की नीड को समझे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझे कि कस्टमर को चाहिए क्या।
उसके बाद तनिष्क ने अपने बिजनेस में टर्न अराउंड किया और अपनी पूरी स्ट्रेटजीज बदल डाली। अब उसके बाद दौर आता है 2000 से लेकर 2010 तक का दौर। इस दौर में उसकी काफ़ी अपने आप को उसने काफ़ी अच्छा स्टैंड कर लिया था। उसकी अगर सेल की बात करें वो भी बढ़ रही थी, प्रॉफिट की अगर बात करें वो भी बढ़ रही थी। और इसी दौर में 2002 की अगर बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए लगा दिए, क्योंकि उस टाइम वो समझ चुके थे कि जो तनिष्क है जिस हिसाब से वो गिरी थी और उसी हिसाब से उसने इतनी लंबी जंप हासिल की है, तो अब ये जो तनिष्क है वो काफ़ी अच्छा ब्रांड बनने वाला है, टाइटन बढ़ने वाली है। तो उस टाइम अगर बात करें तो जो टाइटन की जो प्राइसिंग पावर अगर जो मार्केट में जो शेयर के भाव थे वो लगभग 3 से 4 रुपए के हो गए थे। इसी भाव में राकेश जी ने खरीदा और फिर उसने, आज हम सभी देखते हैं कि उसने इतने पैसे छापे। और उसके बाद टाइटन लगातार आगे बढ़ता चला गया। उसने पहले मार्केट में समझा कि ज़रूरतें क्या है, कस्टमर को समझा कि कस्टमर के नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से कस्टमर को उसने एक विश्वास जीता कस्टमर का, और उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन उसके बाद भी हमारी भारत की जो बड़ी संख्या है वो ट्रेडिशनल जो बिजनेसमैन होते थे, जो ज्वेलर्स होते, उन्हीं के पास जाती थी और उन्हीं से अपना ज्वेलरी बनवाती थी। तो ये इस बात को तनिष्क ने समझा कि ऐसा होता क्यों है भाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी शादी में कोई भी गहने हो या फिर जो भी हो, हमारे पास के नज़दीक में जिन पर हम वर्षों से विश्वास करते आते थे, उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, उन्हीं से हम माल बनवाते थे, सामान बनवाते थे और फिर उसी का यूज़ करते थे। तो तनिष्क ने इस बात को समझा। उसके बाद तनिष्क ने मार्केट में एनालाइज करना चालू किया कि ऐसा होता क्यों है, क्या है, उसकी नसों को पकड़ना चालू किया। तो उसकी नस पकड़ में आई कि जो ट्रेडिशनल जो होते थे, जो ज्वेलर्स होते थे, वो 22 कैरेट के जगह 18 कैरेट का देते थे। अब वो पूरी तरह से प्योरिटी होती नहीं थी उसके गोल्ड में, बोलते कुछ और थे, देते कुछ और थे। तो इस बात को जो तनिष्क ने समझा और उसके बाद तनिष्क ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि कस्टमर खुद उनके पास चलते आए। तो उनके लगभग उस टाइम 150 स्टोर हो चुके थे। तो उसने सभी स्टोर में अपना एक गोल्ड प्योरिटी मीटर कि यहाँ पर आप आइए और अपना लगभग जितने भी सोने हैं उसको फ्री में आप इसकी प्योरिटी चेक करवा सकते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है। और जब उसने देखा तो तब पता चला कि भाई जो हमारे ताऊ के जो ज्वेलर्स जो हमने जो भी सामान लिए थे उसमें प्योरिटी कितने हैं, वो 22 कैरेट का बोल के हमें केवल 18 कैरेट का 17 कैरेट का गोल्ड देता था। तो ऐसे करके जो तनिष्क ने लोगों से विश्वास जीता। और अगर बात करें 2022 के डेटा के अनुसार लगभग भारत में 400 आउटलेट, 400 स्टोर तनिष्क के खोल चुके हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। जैसे तनिष्क ने एक बेसिक चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि कैसे जो ज्वेलर्स थे वो लोगों को लूटते थे, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाते थे, पैसा कुछ लेते थे और सामान कुछ और देते थे। तो इसको उसने अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझा और अपने बड़े स्केल पर काम किया और फिर उसकी सेल जो है लगातार बढ़ती चली गई। आप ये भी समझ सकते हैं कि हम जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसके नफ्स को पकड़े कि उसकी गलती क्या हो रही है और उस गलती की जगह हम क्या अच्छी चीज़ें कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद तनिष्क ने मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न रिलेशन को समझकर नई नई कैंपेन चालू की, नई नई ट्रेंड चालू किए, जैसे कि वेयर इट रिंग्स ट्रू। जैसे कि जो उस टाइम, जब इस टाइम पे अभी भी जो रिंग का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा था। तो चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज हो, चाहे भागकर शादी की हो या फिर कोई अदर कास्ट में चालू शादी की हो, तो उस सबको उसने उससे आकर पकड़ा और ऐसे रिंग का प्रमोशन किया, सेलिब्रिटी से करवाया गया कि हमारी जो रिंग है वो एक प्यार का दूसरा रूप है। उससे जो बिलीफ सिस्टम जुड़ते गया और जिससे जो इस कैंपेन से, इस ट्रेंड से जो सेल है वो भारी चलती गई। जो इसे 2021 में चालू किया गया था और उसने लगभग 35 से 40% जो इस कैंपेन से जो तनिष्क है उसने हासिल किया। उसके बाद उसने लॉन्च किया एकत्वम। एकत्वम जो है एकता का प्रतीक माना जाता है, जो पवित्रता से सीधा संपर्क है। ये 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था क्योंकि उसमें ये दिखाया गया था कि जो बहू जो थी, दुल्हन थी, वो हिंदू थी और वो मुसलमान के घर जाती है और उस पर जो भी जो ज्वेलरी कलेक्शन और जो भी चीज़ इसे प्रमोशन करवाया गया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट किया गया था। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका था, माफ़ी मांगी, उसके बाद नया चीज़ चालू किया। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी नंबर 3 ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो तो उसे आप मानो और उसे एक नए सिरे से चालू करो।
प्रीमियम सेगमेंट में रिवाह बाय तनिष्क को लॉन्च किया गया। इसमें पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, तमिल और छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बंगाली, गुजराती, मराठी और अगर हम बात करें जो कश्मीरी, ये इतने सारे जो भी परंपरा हैं, ये सारी जो ट्रेडिशनल है उनके हिसाब से, उनके लिबास के हिसाब से जो तनिष्क ने काम किया। और फिर इसके सेल में लगातार इजाफा होता गया कि भाई आप जो राज्य से हो, हाँ तुमको वो राज्य का उस कल्चर का तुमको ज्वेलरी बेस के सारे जो इंडिया है उस पर कैप्चर करते गए और उस सारे इंडियन को क्या किया, कनेक्ट करते गए। तो यहाँ पर जो लर्निंग नंबर 4 है, यहाँ पर सीखने की बात है कि जो अगर अगर आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करना चाहते हैं, एक बड़े पैमाने पर अगर ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर चौथा स्ट्रेटेजी ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही है और सबको कनेक्ट करने का आपको काम करना होगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो उसी के साथ साथ हॉलमार्क में भी 100% की शुद्धता तनिष्क देते हैं और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है। जो अगर आप तनिष्क से जो भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम कंपेयर करें जो भी आप अपने जो ज्वेलर्स दुकान जो ट्रेडिशनल से लेते हो उससे काफ़ी अच्छा होता है। आई होप आपको तनिष्क की लाइफ लर्निंग स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहे। और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांड ऊपर, किस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर बनाने में और उसकी पूरी केस स्टडी लाने में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।